समय संसार है। समय एक नारा है, हम समय हैं, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम असली चैंपियन। एक्शन डीसैप, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की 14 सीटों में से 36 सीटों में मतदान खत्म। आज ही घोषित हुए नतीजे। 38 सीटों पर निर्विरोध जीत चुके हैं एसपी प्रत्याशी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में भ्रष्टाचार। हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया 600 करोड़ का ठेका। अफसरों की मिलीभगत से बगैर किसी काम के 78 करोड़ का हुआ भुगतान। जावेद अहमद को यूपी का डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट के खिलाफ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में कई वरिष्ठों को दरकिनार किया, नियुक्ति का किया आरोप। अलीगढ़ में एक दंपति ने 2 बेटियों के साथ जहर खाकर की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। मैनपुर में बदमाशों ने सरफा व्यापारी के लूट के बाद की हत्या। गुस्साए व्यापारियों ने किया बाजार बंद। बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग। कानपुर देहात में दबंगों का कहर। 10वीं की छात्रा के साथ किया गैंगरेप। जान से मारने की कोशिश। मीडिया के दखल के बाद पुलिस ने लिखी रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में अभी तक नहीं हुआ मेडिकल जांच। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांसें। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। कल होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली से श्रीनगर ले जाया गया पार्थिव शरीर। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती जल्द बन सकती हैं जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री। 18 जनवरी से बजट सेशन होने के चलते फैसला संभव। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज सुबह दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। 79 वर्षीय मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमारी की वजह से 24 दिसंबर से मुफ्ती मोहम्मद सईद एम्स में भर्ती थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुफ्ती मोहम्मद का निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद के निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के पार्थिव शरीर को दिल्ली से श्रीनगर ले जाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। मुफ्ती मोहम्मद सईद पिछले साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वो वीपी सिंह सरकार में गृहमंत्री भी रह चुके हैं। नहीं कह सकता हूं कि इससे और भी कोई अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। बहुत ही शॉकिंग है और पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। अभी उनको बहुत कुछ स्टेट के लिए करना था और आज भी आखिरी वक्त तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते करते इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनका जो रास्ता बनाया हुआ था उस रास्ते पे
मुल्क की और रियासत की, स्टेट की खिदमत करने का हम सबको मौका। मैं और मुफ्ती साहब संसद में साथ थे। उनके निधन से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की मुख्य धारा का एक स्तंभ आज गिर गया। हम पार्टी उनकी इस आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करती है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत काम किया और एक स्टेटमेंट्स के रूप में उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखदाई खबर है, कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। मैं उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को शक्ति मिले कि इस दुख भरी घटना को सह सके और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं कहना। जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का निधन दुखद है और जम्मू कश्मीर और इस देश की राष्ट्रवादी जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक खुले दिमाग के, खुले विचार के व्यक्ति थे और किसी विषय पर पूर्ण विचार करके निर्णय लेना, निर्णय को लागू करना उनकी एक विशेषता थी। कभी एक लाइन से बंधकर उन्होंने काम नहीं किया था। उनके नेतृत्व में जो भाजपा के साथ गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, ये भरोसा था कि उससे कश्मीर के बारे में जो लोग प्रश्न खड़े करते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर और निदान मिलेगा। उनके निधन से देश की और जम्मू कश्मीर की जनता की अपूर्णीय क्षति हुई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। बीमार मुफ्ती सईद ने जब दिल्ली में भर्ती हुई तभी उन्होंने अगला सीएम बनाने की चर्चा की थी। 13 नवंबर को खुद मुफ्ती ने कहा था कि मैं दफ्तर में रहता हूं और महबूबा लोगों के बीच में रहती है, बेहतर होगा कि वो सीएम बने। महबूबा का सीएम बनती हैं तो वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। फिलहाल वो अनंतनाग सीट से सांसद हैं। आगरा में फतेहाबाद के बीएसपी विधायक की पुत्रवधू घर से चली गई। पुलिस की दी गई शिकायत में बीएसपी विधायक छोटेलाल वर्मा के बेटे लक्ष्मीकांत ने कहा है कि वो अपनी बहन के घर अलीगढ़ गया था और लौट के आया तो घर में पत्नी नहीं थी। उसकी पत्नी अपने साथ 19 लाख की नकदी, ज्वेलरी और प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और 5 साल की बेटी को भी ले गए हैं। लक्ष्मीकांत ने यह भी बताया है कि उसका नंदिनी के साथ कोई मनमुटाव नहीं था। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है लेकिन वो जाते जाते बंद कर गई थी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। ऐसे ही अहम खबरों को हम लाए हैं एक साथ एक जगह आपके लिए। देखते रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तर। और खबरें विस्तार से। लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए आया गया कैदी फरार हो गया। हत्या के आरोप में बंद था कैदी। इस पर अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेश सिंह से। राजेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी है? राजेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था कैदी, वो फरार हो गया। हत्या के आरोप में जेल में बंद था कैदी। पुलिस प्रशासन में हड़कंप। और अपडेट के लिए बात करें हमारे संवाददाता राजेश सिंह से, उनसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हत्या के आरोप में जेल में बंद था कैदी। पुलिस प्रशासन में हड़कंप हो चुका है और पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट में, वहां से वो फरार हो गया। अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेश सिंह से। राजेश, जाहिर सी बात है पुलिस बैंक में भड़कंप तो मचेगा ही, लेकिन अभी वहां पे फिलहाल क्या हालात है और क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं? जी, लखनऊ कोर्ट में जब पुलिस वाले जो इस कैदी को लेके आए थे जिसका नाम रामनाथ है, ये जो है 2012 से
302 के मामले में ठाकुरगंज से जो है वंचित था। इसको जो है जब पुलिस आज पेशी पे लाई थी कोर्ट में, तो वहीं से यह फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और देख रही है कि ये कैसे फरार हुआ, साथ ही आसपास के इलाकों पूरे क्षेत्र में। जी शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। बागपत में महिला से रेप की घटना हुई है। रेप का आरोप पड़ोस के एक युवक पर लगा है। पड़ोसी ने तमंचे के बल पर महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना कोतवाली बड़ौद क्षेत्र से सवाखेड़ी गांव की है। इस पर अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनवर बेग से। अनवर, और क्या जानकारी मिल पाई है? जी मैं आपको बता दूं, बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का सवाखेड़ी गांव में एक युवती सुबह शौच के लिए जब गई थी गांव में और पड़ोस के एक युवक ने तमंचे के बल पर उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद फरार हो गया। युवती ने अपने परिजनों को बताया। मामला पुलिस ने दर्ज कर दिया है। पुलिस युवती को पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। जी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच के लिए भी उसे भेज दिया गया है। और परिजनों से क्या कुछ खबर मिल पा रही है कि ये कौन थे बदमाश और कौन थे जिसने तमंचे के बल पर बलात्कार को अंजाम दिया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पड़ोस का युवक है, पीड़ित लड़की जिसके साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है वो भी इसको जानती है, तो नामजद कराया जाए। बाकायदा नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है इस युवक के खिलाफ। लड़की को प्राथमिक तौर पर मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभी तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनवर। अलीगढ़ के थाना क्वारसी के बेगम बाग इलाके में एक दंपति ने 2 बेटियों समेत जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। और इस अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह से। धीरेन्द्र, क्या अपडेट मिल पाई है? देखिए, अलीगढ़ का थाना क्वारसी इलाका पड़ता है, जहां बेगम बाग मोहल्ला है। वहां पर एक सुनील कुमार नाम के व्यक्ति है, जिनके मकान में एक पवन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी जो सीमा और 3 बच्चों के साथ वहां रह रहा था, मकान में रहता था। अचानक जो आज सुबह जी अपने दर्शकों को हम बता दें, अलीगढ़ में दंपति ने खुदकुशी की है, साथ ही अपनी 2 बेटियों के साथ उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इस साल के अंत आखिर तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने की अधिकतम उम्मीद है। स्वामी ने कहा कि जनवरी की 9 तारीख को इस संबंध में कार्ययोजना जारी कर दी जाएगी। स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी आंदोलन के माध्यम से मंदिर निर्माण नहीं कराया जाएगा, बल्कि हिंदू मुस्लिम की आपसी सहमति से मंदिर निर्माण कराया जाएगा। हमारी लक्ष्य है कि जैसे हम लोगों ने वचन दिया था अशोक सिंघल को, उनके स्मरण में हम इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। उसको सिर्फ फिट करना है और कुछ नहीं करना। जैसे अक्षरधाम बनी है वैसे ही उसको प्री फैब्रिकेटेड जैसा वो मंदिर बन जाएगा, ऐसा हमारा है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महल ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर पर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ऐसे बयान देना गलत है। बीजेपी के ये लीडर का बयान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और प्रोवोकेटिव है और सब लोग ये जानते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और किसी को इस बात का इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन से पहले कोई भी वहां पे मंदिर या मस्जिद बनाने की किसी भी डेट का ऐलान करे। इस वजह से ये जो दिसंबर 16 में अयोध्या में मंदिर बनाने का ऐलान किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं एक बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट को चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि इस मैटर को सीरियसली लें, क्योंकि माजी में भी हमारे मुल्क ने इस इश्यू पर बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ बदनामी हमारे पूरे हिंदुस्तान में हुई है। इस वजह से सबको सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। ओवैसी ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुब्रमण्यम स्वामी कैसे जानते हैं कि दिसंबर तक मामले पर फैसला आ जाएगा।
सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने अगर इस तरह की बात कही है तो सबसे पहले मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि यकीनन हम उनसे पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली उनके मुखालिफ हैं और रहेंगे, मगर सुब्रमण्यम स्वामी साहब को यह बात कैसे मालूम हुई कि दिसंबर तक जजमेंट आ जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी साहब ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना चीफ जस्टिस हैं, उनको कैसे मालूम? हमको वो डिस्क्लोज करें, बताएं कि आपको कैसे मालूम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आपका कैसे मालूम हुआ? दूसरी बात यह कि इस तरह की बात करके ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस पर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, इस हाई कोर्ट का जो स्टे दिया है उन्होंने, इनको कैसे मालूम? ये कैसा क्वेश्चन मार्क उठा रहे? हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर है, समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, हम समय हैं, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल 600 करोड़ का ठेका वैरागिट प्राइवेट प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। ये कंपनी तेलंगाना में ब्लैकलिस्टेड है। साल 2014 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ये ठेका दिया गया। बाद में कंपनी का खराब प्रदर्शन देखकर जांच कराने पर पाया गया कि कंपनी की ओर दी गई बैंक गारंटी फर्जी निकली। कंपनी को हरदोई, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, अमेठी और बलरामपुर जिले का ठेका दिया गया था। इन जिलों में कंपनी की ओर से दी गई 180 करोड़ रुपए की गारंटी, बैंक गारंटी भी फर्जी पाई गई। इस पूरे मामले में 2 चीफ इंजीनियर्स और 10 इंजीनियर्स शक के घेरे में हैं, जिसमें एक चीफ इंजीनियर एनके अग्रवाल फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि बिना कुछ काम किए कंपनी को 78 करोड़ रुपए का भुगतान भी करा दिया गया है। जावेद अहमद को यूपी का डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि सरकार ने कई आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार कर जावेद अहमद को डीजीपी बनाया है। याचिका में जावेद अहमद की डीजीपी पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है। यूपी के 36 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए मतदान हुआ। शाम तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 74 में से 38 सीटों पर एसपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। नामांकन के दिन ही 33 सीटों पर एसपी प्रत्याशी के खिलाफ किसी विरोधी प्रत्याशी ने पर्चे नहीं भरे, जबकि 4 जनवरी को नाम वापसी के दिन 5 और सीटों पर एसपी को वॉकओवर मिल गया। गाजीपुर, बागपत, ललितपुर, संतकबीरनगर और अमेठी में एसपी समर्थित उम्मीदवारों के मुकाबले पर्चा दाखिल करने वाले दूसरे प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए थे। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से एसपी से निलंबित विधायक रुचि वीरा के पति उदयन वीरा और वर्तमान विधायक मनोज पारस की पत्नी नीलम पारस आमने सामने हैं। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान के दौरान मतदाताओं को कलेक्ट्रेट में ले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों में विवाद और हंगामा हुआ है। महाराजगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा है। यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र यादव जबकि बीजेपी की तरफ से प्रभुदयाल मैदान में हैं। दोनों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। महाराजगंज में हमेशा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा रहता है। यही वजह है इस बार जीत के लिए एसपी ने पूरी ताकत लगा दी है।
गोरखपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी अजय बहादुर यादव को जिताने के लिए उनके भाई विधायक विजय बहादुर यादव ने कमान संभाल रखी है, जबकि एएसपी प्रत्याशी गीतांजलि यादव को जिताने की कमान कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में है। मतदान शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के समर्थक कई आमने सामने आए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उनके घर पर मुलाकात की। फरवरी में बजट सेशन होने वाला है। इससे पहले सरकार विपक्ष में बातचीत कर रही है। सरकार बजट सेशन में कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने की कोशिश करेगी, जिसमें जीएसटी बिल भी शामिल होगा। सोनिया जी को और मनमोहन सिंह जी को बुलाया और हम लोगों ने जीएसटी और अन्य जो कानूनों के बारे में चर्चा किया। उसी सिलसिले में मैं आज आके पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर के आते मैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से मिला और उनको याद दिलाया लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड तय करना चाहिए। उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किया उस समय, उस इश्यूज का वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया है और राज्यसभा में विपक्ष का नेता अजय जी और आनंद शर्मा जी से बातचीत हो गया, इसलिए मैंने उनको याद दिलाया हो गया। इसलिए अभी तुरंत निर्णय करके फिर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए जीएसटी के संदर्भ में, रियल एस्टेट बिल के संदर्भ में। सोनिया जी ने कहा हम आपस में चर्चा करेंगे, करके फाइनल स्टैंड लेंगे। मैंने कहा जब आप पॉजिटिव स्टैंड दे तो हम लोग थोड़ा सा पहले भी ये सेशन बुला सकते हैं, ऐसा मैंने इंडिकेशन दिया, कोई कमिटमेंट दिया नहीं, मगर उन्होंने कहा पहले हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने यूपी में सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 1300 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है। दिल्ली में हुई एक हाई लेवल बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, गृह मंत्री, वित्त मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यूपी सरकार ने केंद्र से इस मदद में करीब 2058 करोड़ की मांग की थी। इसके बाद केंद्र की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उसकी रिपोर्ट के बाद केंद्र ने राहत राशि मंजूर की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि में रबी की फसल के नुकसान के बाद यूपी के किसानों के लिए 2802 करोड़ रुपए दिए थे। इस घोषणा के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुंदेलखंड समेत हर राज्य के किसानों की हर संभव मदद करेगी। जिस ताजमहल का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सुरक्षा व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के चलते दीदार नहीं कर पाए थे, उसी ताजमहल में यूपी के मुख्यमंत्री के दौरे में सारे नियम कानून न केवल ताक पर रखे गए बल्कि उनकी जानते बूझ धज्जियां भी उड़ाई गईं। मुख्यमंत्री के साथ पूरा प्रशासनिक अमला तो था ही, साथ ही उनके हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी थे। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ताज परिसर में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी, लेकिन ताज के सामने सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। ताज की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ तमाशा देखती रही तो ताज का जिम्मा संभाल रही एएसआई आंखें मूंदे रही। दौरे के बाद एएसआई ने अपनी खाल बचाने के लिए कहा कि सुरक्षा उसके पास नहीं है, वो इसके लिए सीआईएसएफ की आंखें मांगेंगे। देखिए, जानबूझ के तोड़े हुए तो नियम नहीं। पहली चीज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी मुख्य अतिथि मतलब वीवीआईपी के आने की सूचना विभाग को नहीं थी और ये त्वरित हुआ है। इसके ऊपर किन परिस्थितियों में इस तरीके की घटनाएं घटी, क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास में है और प्रायः यही होता है कि जो भी हथियार वगैरह हैं वो रखवा लिए जाते हैं और सीआईएसएफ अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और बाकी इनके ऊपर अब दोनों ही पक्षों से हमारे स्टाफ जो एएसआई का स्टाफ है वो सीआईएसएफ से हम आख्या लेंगे। उसके बाद ही इसके ऊपर किन परिस्थितियों की, वहां की परिस्थितियां क्या थी, वो सबका अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई उनके ऊपर क्या की जाएगी, उसके ऊपर उसकी दिशा तय की जाएगी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही एक 10वीं की छात्रा के साथ दबंगों ने गैंगरेप करने के बाद उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद जब पीड़िता थाने में केस दर्ज करवाने गई तो उसे वहां से भी भगा दिया गया। मामले में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया, लेकिन 3 दिनों तक पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं हो सका। सीएचसी प्रभारी का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण किट मौजूद नहीं था। घटना के बाद गांव के लोगों में इतनी दहशत है कि लोग दबंगों के डर से बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं और कुछ तो घर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। मुकदमा लिखा गया है और उसमें जो लड़की है पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है
और कुछ अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आई थी। परसों उसको रेफर कर दिया गया था जिला अस्पताल, कल आई थी जिला अस्पताल CHC वापस भेज दिया कि अब वहां ट्रेन डॉक्टर हो गए हैं, तो ट्रेनिंग जो ट्रेन डॉक्टर है वही वहां पे करेंगे। हर एक ब्लॉक में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई है। जो किट अवेलेबल कराया जाता है ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से कराया जाता है। इसमें गलती सीमित आती है? नहीं, गलती किसी की नहीं है, उनके पास अवेलेबल नहीं हुआ होगा, तो कल मुझे अवेलेबल करा तो अवेलेबल होगी, अगर गलती वहां गई तो वहां कराना चाहिए। तो ये तो जिला अस्पताल वाले बता पाएंगे ना। मैनपुरी के संता बसंता चौराहे पर एक ज्वेलर्स के मालिक अरुण वर्मा को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार रात को जब अरुण वर्मा दुकान बंद कर घर जा रहे थे तभी रास्ते में 3 बदमाशों ने उनसे लूटपाट की और फिर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उनका बैग लेकर फरार हो गए। बैग में नकदी और 7 जेवर भी थे। लूटपाट शहर के करहल रोड में हुई। अरुण वर्मा को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुस्साए लोगों ने अरुण के शव को अस्पताल के बाहर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक लोगों ने चौराहे को जाम कर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जरफ की हत्या के गुस्साए व्यापारियों ने आज शहर में बंद का ऐलान किया है। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम असली चैंपियन। एक्शन डीसैप, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष नतीजे आने शुरू। 74 सीटों में से 36 सीटों पर हुई मतदान। 38 सीटों पर निर्विरोध जीत चुके हैं एसपी प्रत्याशी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में भ्रष्टाचार। हैदराबाद के ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया 600 करोड़ का ठेका। अफसरों की मिलीभगत से बगैर किसी काम को 78 करोड़ का हुआ भुगतान। जावेद अहमद को यूपी का डीजी बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। याचिका में कई वरिष्ठों को दरकिनार लगाया गया नियुक्ति का आरोप। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, इस साल के अंत तक अयोध्या में होगा राम मंदिर का निर्माण। 9 जनवरी को जारी होगी कार्य योजना। अलीगढ़ में एक दंपति ने 2 बेटियों के साथ जहर खाकर की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, बच्चियों के गले पर पाए गए निशान। मैनपुरी में बदमाशों ने सराफा व्यापारी के लूट के बाद की हत्या। गुस्साए व्यापारियों ने किया बाजार बंद, बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग।